जब हम भारत पर अंग्रेजों के कब्जे की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये एक तरफा कहानी थी। एक ऐसी लहर जो आई और बस सब कुछ बहा कर ले गई। लेकिन हमारे सामने आज जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें 18वीं सदी की एक भारतीय ताकत ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही ईस्ट इंडिया कंपनी को 30 साल तक नाको चने चबवा दिए। आज हम दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के उस शानदार प्रतिरोध की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान के मैसूर ने न सिर्फ अंग्रेजों को रोका बल्कि उन्हें कई बार हराया भी। और ये सिर्फ जंग के मैदान की कहानी नहीं है, ये कहानी है टेक्नोलॉजी की, कूटनीति की और हाँ, वैश्विक राजनीति की। जैसा कि स्रोत साफ दिखाते हैं, ये जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ये सिर्फ भारत में लड़ी गई लड़ाइयां नहीं थीं। ये तो उस वैश्विक शतरंज का हिस्सा थीं जो ब्रिटेन और फ्रांस पूरी दुनिया में खेल रहे थे। इन युद्धों को समझना हमें ये सिखाता है कि ब्रिटिश राज कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं थी। इसे बड़ी मुश्किल से एक एक इंच जमीन लड़कर जीता गया था और मैसूर उस लड़ाई में उनका सबसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 18वीं सदी के मध्य में ये मैसूर राज्य था कैसा? स्रोत एक ऐसे राज्य की तस्वीर खींचते हैं जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। उत्तर में मराठा, पूरब में हैदराबाद के निजाम और बगल में ही मद्रास में बैठे अंग्रेज। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात थे। हाँ, और ये मुश्किल हालात एक ऐसे आदमी के लिए मौका बनते हैं जो नियमों से नहीं खेलता। उस वक्त मैसूर पर वाडियार वंश का राज था, लेकिन राजा सिर्फ नाम के थे। असली ताकत 2 मंत्रियों देवराज और नंजराज के हाथ में थी। राज्य एक तरह से कमजोर था, दिशाहीन था, और इसी शून्य को भरने के लिए सामने आता है एक सिपाही, हैदर अली। स्रोत बताते हैं कि वो किसी राजघराने से नहीं था, बल्कि अपनी विशुद्ध योग्यता, साहस और सैन्य प्रतिभा, अपने दम पर वो मामूली सिपाही से तरक्की करते करते राज्य का असली शासक बन गया। अच्छा, तो मैसूर एक ताकतवर राज्य बन रहा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो खुद एक उभरती हुई सुपर पावर थी। उन्हें दक्षिण के इस एक राज्य से इतना डर क्यों लग रहा था? क्या ये सिर्फ जमीन की लड़ाई थी या कुछ और भी? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब 3 हिस्सों में है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। पहला कारण था पैसा। मैसूर मालाबार तट के ठीक ऊपर बैठा था। मालाबार तट उस समय ये इतना जरूरी क्यों था? मसाले, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये उस जमाने का सोना था। जिस किसी का भी मालाबार तट पर नियंत्रण होता, वो यूरोप के साथ होने वाले इस खरबों के व्यापार को कंट्रोल करता, और हैदर अली इस रास्ते पर अपना हक जमा रहा था। दूसरा कारण था डर। अंग्रेजों का दक्षिण भारत में सबसे बड़ा अड्डा, उनका नर्व सेंटर मद्रास था, और मैसूर मद्रास के इतना करीब था कि वो अंग्रेजों के लिए एक सीधा खतरा था। और तीसरा कारण? हैदर अली ये समझ गया था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्हीं के हथियार इस्तेमाल करने होंगे, तो उसने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण शुरू किया। उसने पारंपरिक घुड़सवार सेना को एक यूरोपीय मॉडल की सेना में बदल दिया, जिसमें पैदल सैनिक, तोपखाना और घुड़सवार तीनों का संतुलन हो। स्रोत बताते हैं कि उसने डिंडीगुल में एक आधुनिक हथियार बनाने का कारखाना तक लगाया। अंग्रेजों के लिए मैसूर और फ्रांस की ये दोस्ती एक बुरे सपने जैसी थी। ये लड़ाई अब सिर्फ मद्रास की नहीं रह गई थी, ये लंदन और पेरिस के बीच की वैश्विक जंग का एक मोर्चा बन गई थी। तो मंच तैयार है, टकराव तो होना ही था, और ये टकराव 3 दशकों में फैले 4 युद्धों की शक्ल लेता है। चलिए पहले युद्ध 1767-69 की बात करते हैं। अंग्रेजों ने तो बड़ी चालाकी से मराठों और निजाम को अपनी तरफ कर लिया था। 3 ताकतें एक तरफ और मैसूर अकेला। कागज पर तो ये एक तरफा लड़ाई लगती है। बिल्कुल, लेकिन हैदर अली सिर्फ एक अच्छा सेनापति ही नहीं था। स्रोत उसे एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं। उसने वो किया जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पहले मराठों को पैसे देकर चुप करा दिया, फिर उसने निजाम को इलाके का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। अंग्रेजों का बनाया हुआ गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और फिर हैदर ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वो क्या था? वो अपनी सेना लेकर बिजली की रफ्तार से सीधा मद्रास के दरवाजे पर पहुंच गया। अंग्रेजों के सबसे मजबूत किले की दीवारों के नीचे मैसूर की सेना खड़ी थी। शहर में दहशत फैल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो खुद को अजेय समझती थी, उसे बातचीत की मेज पर आना पड़ा।
नतीजा था 1769 की मद्रास की संधि। स्रोत इसे शायद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अब तक की सबसे अपमानजनक संधि कहते हैं। अपमानजनक क्यों? क्योंकि शर्तें हैदर अली ने तय की, जीते हुए इलाके वापस किए गए, और सबसे बड़ी बात, संधि में एक शर्त ये थी कि अगर मैसूर पर कोई और हमला करेगा तो कंपनी उसकी मदद करेगी। ये मैसूर की बहुत बड़ी जीत थी। उसने न सिर्फ 3 ताकतों के गठबंधन को हराया, बल्कि अंग्रेजों को अपनी शर्तों पर झुका दिया। तो पहले युद्ध में मैसूर ने कंपनी को धूल चटा दी और एक अपमानजनक संधि पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। आमतौर पर ऐसी हार के बाद कोई दोबारा लड़ने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, कंपनी ने अपना वादा तोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ कि दूसरा युद्ध 1780-84 छिड़ गया? वह ये कि 1771 में मराठों ने मैसूर पर फिर हमला किया। मद्रास की संधि के मुताबिक कंपनी को हैदर की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आए। ये वादा खिलाफी हैदर भूला नहीं। आग में घी का काम किया अंग्रेजों के एक और कदम ने। उन्होंने माहे पर कब्जा कर लिया, जो कि एक फ्रांसीसी बंदरगाह था, लेकिन हैदर अली के संरक्षण में था। हैदर के लिए ये उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला था। तो इस बार हैदर ने क्या किया? उसने फिर से एक महागठबंधन बनाया, इस बार अंग्रेजों के खिलाफ। मराठे और निजाम, जो पहले अंग्रेजों के साथ थे, अब हैदर के साथ आ गए। युद्ध शुरू हुआ और हैदर ने जबरदस्त जीतें हासिल की, लेकिन अंग्रेज भी अपनी कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने धीरे धीरे मराठों और निजाम को इस गठबंधन से अलग कर दिया। और फिर युद्ध के बीच में ही 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई। एक मिनट, हैदर अली की बीच युद्ध में मौत हो जाती है और टीपू का मान संभालता है। ये तो किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्या अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया? युद्ध ड्रॉ कैसे हो गया? ये टीपू सुल्तान की काबिलियत को दिखाता है। उसने इतनी सहजता से कमान संभाली कि सेना का मनोबल टूटा नहीं। उसने युद्ध को 1 साल तक और जारी रखा और अंग्रेजों को कोई बड़ी जीत हासिल नहीं करने दी। आखिरकार दोनों पक्ष थक चुके थे और 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने लगभग सब कुछ वैसा ही कर दिया जैसा युद्ध से पहले था। किसी को कुछ खास मिला नहीं। तो हिसाब ये हुआ, एक जीत मैसूर की और दूसरा मैच ड्रॉ। मुकाबला अभी बराबरी पर था। अब आते हैं टीपू सुल्तान पर, जो अब मैसूर का सुल्तान है। स्रोत उसे एक नवोन्मेषी शासक कहते हैं। और वो मैकेनिकल बाग वाली बात, ये क्या कहानी है? मतलब आज के जमाने में भी ये कमाल की चीज लगती है। हाँ, ये टीपू के व्यक्तित्व को दिखाता है। वो सिर्फ एक शासक नहीं था, एक इनोवेटर था। वो रॉकेट टेक्नोलॉजी में माहिर था। उसने एक नया कैलेंडर बनाया, नए सिक्के चलाए, और वो बाग, वो एक आदमकद मैकेनिकल खिलौना था जिसमें एक बाग एक ब्रिटिश सैनिक को दबोचे हुए है। जब आप हैंडल घुमाते हैं तो बाग दहाड़ता है और सैनिक दर्द से कराहता है। ये खिलौना आज भी लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में है। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए टीपू का मैसेज था, एक प्रोपेगेंडा का जबरदस्त पीस। जाहिर है कि टीपू अंग्रेजों से नफरत करता था। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कोशिशें की। बिल्कुल, वो समझ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं जीती जा सकती। स्रोत बताते हैं कि उसने अपने दूत फ्रांस के राजा लुई 16वें के पास भेजे, ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान के पास भेजे और अफगानिस्तान भी भेजे। उसका सपना अंग्रेजों के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन बनाने का था। यही सोच उसे अपने समय से बहुत आगे का शासक बनाती है। लेकिन ये कोशिशें काम नहीं आईं, क्योंकि तीसरा युद्ध 1790 से 92 तो हुआ। इस बार क्या हुआ? पिछली बार तो हैदर अली ने गठबंधन तोड़ दिया था। इस बार क्या बदला? इस बार अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही जो अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन से हारा था। वो मैसूर को खत्म करने की ठान कराया था। उसने हैदर अली की ही रणनीति अपनाई और टीपू के खिलाफ मराठों और निजाम के साथ एक मजबूत त्रिगुट गठबंधन बना लिया। युद्ध तब छिड़ा जब टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला किया, जो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। तो कूटनीतिक रूप से पासा पलट गया और जंग के मैदान पर इस बार अंग्रेज पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने टीपू को हराया और उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और स्रोत इस संधि को बहुत कठोर संधि बताते हैं। ये मैसूर के लिए एक विनाशकारी हार थी। कितनी विनाशकारी? संधि में शर्तें क्या थीं? टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा। उसे 3 करोड़ रुपए का भारी युद्ध हर्जाना देना पड़ा, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी।
और सबसे अपमानजनक शर्त ये थी कि जब तक वो ये रकम चुका नहीं देता, उसे अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर छोड़ना पड़ा। इस संधि ने मैसूर की कमर तोड़ दी। लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी, तो चौथे और आखिरी युद्ध 1799 की वजह क्या बनी? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, जो एक आक्रामक साम्राज्यवादी था, वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को चरम पर पहुंचाना चाहता था। उसी समय टीपू भी अपनी ताकत फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसने नेपोलियन बोनापार्ट को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, जो उस वक्त मिस्र में था। टीपू और नेपोलियन का गठबंधन ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बुरा सपना था। नेपोलियन उस वक्त यूरोप में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ये सोचना कि वो अपनी सेना लेकर भारत आ सकता है और टीपू के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला कर सकता है, वेलेस्ली के लिए ये खतरा बहुत बड़ा था। उसने इसे बहाना बनाया और टीपू पर हमला करने का फैसला किया। उसने कहा कि टीपू को या तो सहायक संधि स्वीकार करनी होगी या युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ये सहायक संधि क्या चीज थी? सुनने में तो मदद जैसा लगता है। नाम से धोखा मत खाइए। ये कंपनी का सबसे चालाक हथियार था, एक मीठा जहर। इसका मतलब था कि राजा अपनी सेना नहीं रख सकता। उसकी सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना राज्य में तैनात होगी और उसका सारा खर्चा राजा को ही उठाना पड़ेगा। और राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा जो राजा के हर फैसले पर नजर रखेगा। असल में ये बिना सीधे कब्जा किए किसी राज्य को गुलाम बनाने का तरीका था। ये एक तरह से आजादी का डेथ वारंट था। और टीपू ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जाहिर है, स्रोत बताते हैं कि टीपू ने कहा, भेड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। 1799 में ब्रिटिश सेना ने फिर से श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। इस बार टीपू के ही कुछ लोगों ने गद्दारी की, लेकिन टीपू ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वो अपने किले की दीवारों पर लड़ते हुए मारा गया। उसकी मौत के साथ ही मैसूर का प्रतिरोध खत्म हो गया। तो टीपू की मौत के बाद मैसूर का क्या हुआ? अंग्रेजों ने पुराने वाटिया राजवंश के एक बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया, मैसूर को एक बहुत छोटा राज्य बना दिया और उससे वही सहायक संधि साइन करवा ली। मैसूर अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक रियासत बन चुका था। दक्षिण भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। तो आज हमने एक ऐसे राज्य की कहानी देखी जो 30 से ज्यादा सालों तक ब्रिटिश विस्तार के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना रहा। हमने हैदर अली का उदय देखा, जो अपनी काबिलियत से शिखर तक पहुंचा। फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान का राज देखा, जो एक इनोवेटर था, लेकिन जिसका अंत दुखद हुआ। ये सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि कूटनीति, महत्वाकांक्षा और बदलते वक्त की कहानी है। जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि मैसूर जीत के कितना करीब आ गया था, खासकर पहले युद्ध में। ये हमें बताता है कि भारत पर ब्रिटिश राज कोई तयशुदा बात नहीं थी। ये एक बहुत मुश्किल संघर्ष था और मैसूर इतना खतरनाक प्रतिद्वंद्वी इसलिए था क्योंकि उसने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। एक आधुनिक सेना, व्यापार पर नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश। उन्होंने ब्रिटिश मॉडल को समझा और उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। ये कहानी 1799 में टीपू की मौत के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। चौथे युद्ध का एक मुख्य कारण था लॉर्ड वेलेस्ली का नेपोलियन से डर। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत में कंपनी का विस्तार कितना स्थानीय महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित था और कितना वैश्विक प्रतिद्वंदिता और डर से। फ्रांस के खिलाफ ये वैश्विक लड़ाई, जो बाद में रूस के खिलाफ द ग्रेट गेम बनी, उसकी जड़ें कितनी गहरी थी। ये हैरान करने वाली बात है कि 18वीं सदी के अंत में भी दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी और मिस्र में नेपोलियन का एक अभियान दक्षिण भारत में एक पूरे राज्य की तकदीर का फैसला कर सकता था।